उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय कस्बे में रहने वाली शारदा देवी एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। उनका स्वभाव शांत, मृदुभाषी और कर्मनिष्ठ था। पढ़ाने के प्रति उनका समर्पण बच्चों में भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उनकी शादी हुई थी राजेंद्र प्रसाद वर्मा से, जो एक सरकारी विभाग में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। दोनों की जोड़ी को लोग मिसाल की तरह देखा करते थे, पढ़े लिखे, समझदार और एक दूसरे का साथ देने वाले। शादी के कुछ वर्षों के भीतर ही उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में एक संतुलन बना लिया था। शारदा देवी स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती, घर आकर खाना बनाती और पति के साथ मिलकर घर को संवारे रखने में पूरी जान लगाती। राजेंद्र जी भी अपने काम में ईमानदार थे और शारदा की जिम्मेदारियों में बराबरी से हाथ बंटाते थे। जीवन चल रहा था सुखपूर्वक, सदे हुए कदमों के साथ। और फिर एक दिन एक शुभ समाचार ने पूरे घर को उमंगों से भर दिया। शारदा देवी मां बनने वाली थी। 9 माह बाद उनके घर में एक सुंदर गोरा चिट्टा बेटा जन्मा। पूरे परिवार में जैसे खुशियों की बारिश हो गई। उन्होंने बेटे का नाम रखा प्रवीण। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और बचपन से ही वह बहुत जिज्ञासु था। प्रवीण के जन्म के बाद भी शारदा देवी ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। राजेंद्र जी भी अपने काम में लगे रहे। दोनों ने मिलकर बेटे के पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया गया, ट्यूशन की व्यवस्था हुई और शारदा खुद भी अपने बेटे की पढ़ाई में समय देती। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद उनके घर में पहली बेटी ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया अंकिता। फिर आई दूसरी बेटी दीप्ति, फिर तीसरी साक्षी और अंत में चौथी नेहा। अब शारदा देवी और राजेंद्र वर्मा के पास एक बेटा और 4 बेटियां थीं। पांचों बच्चे घर में अपनी अपनी शरारतों से रंग भरते थे। एक बच्चा दौड़ रहा होता, दूसरा रो रहा होता, कोई किताबें फाड़ रहा होता तो कोई चुपचाप दीवार पर रंग कर रहा होता। लेकिन शारदा देवी को यह सब अच्छा लगता। उन्हें लगता कि ये सब छोटी छोटी बातें ही उनके जीवन की असली दौलत है। उनका घर एक चहकती दुनिया बन गया था। एक ऐसा संसार जिसमें मेहनत, ईमानदारी, शिक्षा और अनुशासन की नींव पर रिश्ते की दीवारें बनी थीं। शारदा और राजेंद्र ने निर्णय लिया कि चाहे जितनी भी तकलीफ हो, वे अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। राजेंद्र जी अब तक पदोन्नत हो चुके थे। शारदा देवी भी स्कूल की सीनियर शिक्षिका बन चुकी थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों की तनख्वाह मिलाकर इतना पर्याप्त होता था कि बच्चों की स्कूल फीस, कपड़े, किताबें, खान पान और मनोरंजन सब व्यवस्थित तरीके से चलता। सप्ताहांत पर परिवार साथ बैठकर मूवी देखता, कभी किताबों की दुकान पर जाता तो कभी पार्क में पिकनिक। बेटा प्रवीण पढ़ाई में तेज था। उसने पुलिस सेवा की तैयारी की और सभी को गर्वित करते हुए डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पद पर चयनित हुआ। उसकी कामयाबी पर पूरे मोहल्ले ने मिठाइयां बांटी। शारदा की आंखों में वो दिन एक सपने की तरह चमक रहा था। इधर बेटियां भी किसी से कम नहीं थीं। अंकिता ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बनने का सपना साकार किया। दीप्ति ने इंजीनियरिंग में नाम कमाया और एक सरकारी विभाग में पदस्थापित हुई। साक्षी ने शिक्षक बनने का मार्ग चुना और मां की तरह ही एक स्कूल में नियुक्त हुई। नेहा ने लॉ की पढ़ाई की और एक सरकारी वकील बन गई। अब सभी बच्चे नौकरी में थे, अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। शारदा और राजेंद्र को गर्व था कि उनके सारे बच्चे पढ़े लिखे, आत्मनिर्भर और संस्कारी बने हैं। लेकिन शायद नियति को अभी कुछ और लिखना बाकी था। हम आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपको हमारी कहानी इतनी पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव जरूर दें कि आप आगे किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। राजेंद्र जी अब नहीं रहे थे। उम्र और बीमारी ने आखिरकार उन्हें शारदा देवी से छीन लिया। शारदा अब अकेली थी, पर उन्होंने कभी किसी से सहारा नहीं मांगा। उन्होंने अपने छोटे से घर को यादों की पोटली बना लिया था। हर कोने में पति की मुस्कान, बच्चों की किलकारी और खुद की तपस्या की छाप थी। बेटियां अक्सर आती, समय निकालकर मां के साथ बैठती, बातें करती। समय एक चुपचाप बहती नदी की तरह आगे बढ़ता गया। राजेंद्र जी को गुजरे हुए कई वर्ष बीत चुके थे। बेटियां अंकिता, दीप्ति, साक्षी और नेहा सबकी शादियां संपन्नता और स्नेह के साथ कर दी गई थीं।
शारदा देवी ने हर बेटी को पढ़ाया, संवारा और जब उनके जीवन में वरमाला आई तो आंखों में आंसू और दिल में दुआओं के साथ विदा किया। चारों बेटियां भी अच्छी जगह ब्याही गई थीं। पति समझदार, ससुराल सहयोगी और बच्चे प्यारे। हर एक बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में व्यस्त थी, मगर मां को कभी नहीं भूलती थी। मां के जन्मदिन पर फोन करती, त्योहारों पर आती, दवाइयां भेजती या बस एक कॉल कर लेती। मां कैसी हो, खाना खाया? मां के चेहरे पर इन बेटियों की आवाज से रोशनी आ जाती थी। प्रवीण, जो अब डीआईजी बन चुका था, की शादी अनुप्रिया से हुई। शुरू शुरू में अनुप्रिया बड़ी शांत, मधुर और समझदार दिखी। ससुराल में उसने हाथ बंटाया, शारदा देवी के पैरों में तेल लगाया और मां बेटे के बीच एक पुल की तरह थी। शारदा देवी के मन में भी खुशी थी, मेरे बेटे को एक संस्कारी जीवन साथी मिली है। प्रवीण और अनुप्रिया का रिश्ता शुरू में मधुर था। दोनों साथ घूमते, मंदिर जाते, घर सजाते। मां के साथ भी हंसी मजाक चलता। कभी अनुप्रिया शारदा देवी की साड़ी पहन लेती तो शारदा कहती, अरे मेरी बहू तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही है। धीरे धीरे कुछ वर्षों बाद अनुप्रिया के स्वर और व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। अब वो मां को मम्मी जी कहने की बजाय ये लोग या वो कहने लगी थी। उसके चेहरे से वो आदर, वो विनम्रता, वो घरेलू सौंदर्य गायब होता जा रहा था। बातों बातों में ताने आने लगे, मम्मी जी तो दो पेंशन ले रही हैं, फिर भी हमारा खर्चा देखिए। आपके पास तो अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी हर चीज हमें करनी पड़ती है। धीरे धीरे उसने प्रवीण के कान भरने शुरू किए। देखो ना, तुम्हारी मम्मी की पेंशन कितनी है, एक तुम्हारे पापा की और एक खुद की। तो फिर क्यों ना हम वो पेंशन खुद इस्तेमाल करें। घर का खर्चा, ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, सब कुछ हम ही संभालें। प्रवीण, जो बचपन से अनुशासन प्रिय था, अब एक पत्नी के दबाव में डलता गया। वो अब मां के कमरे में कम आता और जब आता भी तो हिसाब किताब पूछता। अब शारदा देवी से हर चीज की अनुमति ली जाने लगी, लेकिन अनुमति नहीं, आदेश के रूप में। मम्मी, इस महीने आपकी पेंशन हमें दे दीजिए, बैंक में परेशानी है। मम्मी, आपको अभी क्या जरूरत है इस दवाई की, वो बहुत महंगी है। आपका कमरा हमें गेस्ट रूम के लिए चाहिए, आप गीता के साथ नीचे वाले कमरे में चली जाइए। और फिर वो दिन आया जब प्रवीण का ट्रांसफर एक बड़े शहर में हो गया। मम्मी, मैं तो जा रहा हूं, आप यहां आराम से रहिए, अनुप्रिया भी जल्दी जाएगी बच्चों के साथ। शारदा देवी चुप रही, कुछ नहीं कहा, ना जाने से रोका, ना कोई शिकायत की। प्रवीण चला गया और घर रह गई शारदा देवी और उनकी पुरानी वफादार केयरटेकर गीता। शुरू में गीता वही थी, समर्पित, शांत, सेवा में लगी रहने वाली। शारदा देवी उसे अपनी बेटी मानती थी, पर अब गीता की आंखों में एक अजीब सी लाल छलकने लगी थी। धीरे धीरे शारदा देवी को खाना कभी देर से मिलने लगा, कभी दवा छूट गई, कभी गीता बहाने बनाकर बाहर चली जाती। एक दिन शारदा देवी ने अपनी अलमारी खुली पाई। कुछ जरूरी कागजात, बैंक पासबुक और पेंशन से जुड़े दस्तावेज गायब थे। उनका दिल कांप उठा। क्या अब अपनी केयर टेकर पर भी भरोसा नहीं कर सकती? शारदा देवी के आसपास अब केवल गीता थी, वह केयर टेकर जिसे कभी मां ने बेटी की तरह समझा था। बेटा चला गया, बहू भी कुछ दिनों बाद बच्चों के साथ ट्रांसफर पर चली गई। पीछे रह गई शारदा देवी, एक विशाल, शांत, उदास बंगले में और एक बदल चुकी गीता के साथ। अनुप्रिया ने जाते जाते एक बड़ी और कुटिल चाल चली। उसने धीरे धीरे शारदा देवी की सारी बैंक जानकारी हासिल कर ली थी। पहले तो बहू ने बहाने से मोबाइल में ओटीपी देखने के लिए फोन मांगा, फिर उनके हस्ताक्षर वाले कुछ कागज तैयार करवाए। मम्मी जी, बैंक में केवाईसी है, वरना आपकी पेंशन रुक जाएगी, जल्दी साइन कर दीजिए। शारदा देवी, जो अब उम्रदराज हो चुकी थी, हर दस्तावेज को बारीकी से पढ़ नहीं पाती थी। उनका भरोसा था बहू पर, और इसी भरोसे की आड़ में उनकी दोनों पेंशन, पति की और खुद की, अब अनुप्रिया के बैंक अकाउंट में डाइवर्ट हो चुकी थी। उन्हें इसकी भनक तक नहीं थी। हर महीने आता था एसएमएस, लेकिन मोबाइल भी बहू के पास ही था। शारदा देवी का फोन बहू ही संभालती थी। फोन की भाषा अंग्रेजी थी और मैसेज बिना पढ़े डिलीट कर दिए जाते थे। गीता भी अब बहू की ही तरफ थी। वह भी बहू से मिलकर उनका एटीएम कार्ड, पासबुक और सारे जरूरी कागज धीरे धीरे गायब कर चुकी थी। अब शारदा देवी को पता ही नहीं चलता कि उनके पैसे कहां जा रहे हैं, कौन ले रहा है और कितना आ रहा है। उनके लिए अब हर दिन एक जैसा था। एक ठंडी रोटी, अधूरी दवा और एक चुप्पी जो उनके चारों ओर फैलती जा रही थी।
एक दिन उनकी तीसरी बेटी साक्षी, जो दिल्ली में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, अचानक मां से मिलने आई। कुछ महीनों से उसकी कॉल पर मां की आवाज थकी थकी सी लग रही थी। दिल में एक बेचैनी थी। बस बिना किसी पूर्व सूचना के वह अपनी मां को देखने पहुंच गई। दरवाजा गीता ने खोला। घर में गंदगी थी, परछाइयां थी और एक अजीब सी उदासी का माहौल। मां कहाँ है? ने पूछा। गीता थोड़ा हड़बड़ाई। वो अंदर है, उनकी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, अब दिमाग भी थोड़ा कमजोर हो गया है। साक्षी जैसे जैसे अंदर गई, उसके कदम रुकते चले गए। कभी जो मां एक चमकती हुई मुस्कान थी, आज एक बिस्तर के कोने में बैठी, सूखे गाल, बेजान आंखें और गूंगी सी लग रही थी। साक्षी ने मां की ओर दौड़ लगाई। मां, क्या हुआ आपको? मां, कुछ बोलिए ना। शारदा देवी ने आंखें उठाई, साक्षी को देखा और होंठ हिले। बेटी, तू आ गई। और फिर एकदम चुप। साक्षी की आंखें भीग गई। उसने मां का माथा सहलाया और इशारों में पूछने लगी। मां कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक लाचारी, एक खामोशी में डूबी सच साफ दिख रही थी। गीता बाहर चली गई थी। अब साक्षी ने पूरे घर की तलाशी ली। किचन की हालत बदतर थी, दवाइयां आधी थी और मां के नाम की कोई भी बैंक पासबुक या फाइल मौजूद नहीं थी। साक्षी का मन अब साफ था। मां को अब यहां नहीं छोड़ना है। मां, आप अब मेरे साथ चलेंगी। 4 बेटियां हैं ना आपकी, सब आएंगी, सब मिलकर आपको वो जिंदगी देंगे जो आपने हमें दी थी। शारदा देवी की आंखों में पहली बार कुछ चमका। एक छोटी सी मुस्कान आई, कमजोर, कांपती हुई, मगर दिल को छू लेने वाली। दिल्ली की उड़ान और एक सच्चाई जो चारों बहनों को हिला गई। साक्षी मां को साथ लेकर दिल्ली आई। वहां बाकी तीनों बहनों अंकिता, दीप्ति और नेहा को बुलाया गया। चारों बेटियां जब मां को देखी तो फूट फूट कर रो पड़ी। हम चारों के होते हुए आप इतना सहती रही मां, हमें क्यों नहीं बताया? अब और नहीं, अब कोई आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा। चारों बेटियां अब तैयार थीं, मां के लिए न्याय लाने के लिए और उस बेटे व बहू से सवाल करने के लिए जिसने मां को जीवित होते हुए तिल तिल मार दिया। दिल्ली का वह सुकून भरा घर, जहां चारों बेटियां अपनी मां को हंसी, दवाइयों और प्यार से संभालने में लगी थीं, अब अचानक एक तूफान की चपेट में आ गया। एक दिन सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें आई, दरवाजे पर तेज घंटी की आवाज गूंजने लगी। साक्षी दौड़ती हुई दरवाजे तक गई तो सामने खड़े थे 3 पुलिस वाले, एक थानेदार और कुछ वर्दी में अनजान चेहरे। आप साक्षी वर्मा हैं? जी हां। आप और आपकी बहनों पर आपकी मां शारदा देवी का अपहरण करने का केस दर्ज हुआ है। हमें आपके साथ थाने चलना होगा। साक्षी का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। क्या मैं अपनी मां को उनके नरक जैसे हालात से निकाल कर लाई हूं और आप इसे अपहरण कह रहे हैं? पुलिस बोली, हमें जो आदेश मिला है हम वही कर रहे हैं। केस आपके भाई डीआईजी प्रवीण वर्मा ने दर्ज कराया है। अब साक्षी, अंकिता, नेहा और दीप्ति चारों बहनें स्तब्ध थीं। जिस मां को वो जीवन देना चाह रही थी, उसी मां को अब पुलिस जबरन वापस ले जाने की बात कर रही थी। पुलिस वाले शारदा देवी के कमरे में गए। वह आराम कर रही थी, दवा लेकर सोई हुई थी। साक्षी ने उन्हें जगाया। मां, पुलिस आई है, कहती है आपने हमारे साथ नहीं जाना था। शारदा देवी धीरे से बैठी, कांपते हाथों से बेटियों का हाथ पकड़ा। मैं अपनी बेटियों के साथ हूं, अपनी मर्जी से आई हूं। मुझे मेरे बेटे ने छोड़ दिया था, केयर टेकर ने तंग किया, मेरी बहू ने धोखा दिया। अब मैं यही रहना चाहती हूं। पुलिस वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। साक्षी ने अमतमकम कर कहा, क्या मां को अपनी इच्छा से अपनी बेटियों के पास जाना अपहरण कहलाता है? है क्या सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा डीआईजी है आप हमारी मां की आवाज नहीं सुनेंगे? अगले ही दिन चारों बहनें मां को लेकर पुलिस थाने पहुंची। बिल्कुल स्पष्ट थे उनके सवाल। मेरी मां के सिर पर चोट कैसे लगी? क्यों वह कुपोषित और बीमार पाई गई? पेंशन किसके अकाउंट में जा रही थी और क्यों? केयर टेकर को हटाया क्यों नहीं गया जब उसकी ज्यादती साफ थी? मां की हालत के लिए जिम्मेदार कौन है, उनका बेटा या बहू? थाने में मौजूद अफसरों की आंखों में एक ही चीज दिख रही थी, डर और दबाव। कोई कुछ नहीं बोला, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, बल्कि उल्टा साक्षी और उसकी बहनों से सवाल पूछे गए। आपने मां को बिना अनुमति दिल्ली कैसे ले आई? आपको कोर्ट से गार्जियनशिप लेनी चाहिए थी। साक्षी फूट पड़ी।
जब एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है, क्या वह उससे लिखित अनुमति लेती है? जब वही बेटा माँ को छोड़ दे, क्या माँ को उसके पास रहना मजबूरी हो जाती है? चारों बहनों को समझ में आ गया, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। उनकी माँ की उम्र 90 वर्ष है। उसके पास दो दो पेंशन थी, पर जीवन की गर्माहट नहीं। उनकी तकलीफ, उनके आंसू और उनकी चुप्पी किसी रिपोर्ट में नहीं दर्ज की गई, क्योंकि उनका बेटा डीआईजी है और सिस्टम की नजर में पद ममता से ऊपर है। बाहर निकलते समय साक्षी ने अपनी बहनों की ओर देखा और कहा, हमें कोर्ट जाना होगा। अगर कानून इस देश में सचमुच जीवित है तो मां को इंसाफ मिलेगा। अब बेटियां तैयार थी, एक ऐसी मां के लिए लड़ने को जिसने बिना सवाल उठाए उम्र भर उनका साथ दिया था। न्याय के नाम पर जब सारा तंत्र मौन हो गया, जब थाने में शिकायत नहीं सुनी गई, जब डीआईजी बेटे की वर्दी ने ममता की आह को दबा दिया, तब शारदा देवी ने लिया वह कदम जो बहुत से बुजुर्ग सिर्फ सोचते हैं, दांव पर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते। वह कांपते हुए हाथों से अपने चारों बेटियों का हाथ थामे कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची। उनकी बेटियां साक्षी, नेहा, अंकिता और दीप्ति अब सिर्फ बेटियां नहीं रही थी, वो उनकी डाल थी, उनकी आवाज थी। कोर्ट में दाखिल हुई याचिका के पहले ही दिन शारदा देवी ने न्यायाधीश के सामने सिर झुकाकर कहा, मैंने बेटे को जन्म दिया, पढ़ाया, बड़ा किया, लेकिन वह मेरी सांसों का सौदा कर गया। अब मैं उसकी मां नहीं रही, बस उसकी पेंशन की जरिया बनकर रह गई। जज की आंखों में एक क्षण को सन्नाटा था। बेटियां खड़ी थी, पूरा ब्यौरा, डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट्स, केयर टेकर की गवाही, सीसीटीवी फुटेज, सब उन्होंने जुटा लिया था। कोर्ट में जब प्रवीण वर्मा डीआईजी की बारी आई तो वह भी अपने रौब और अहंकार के साथ पेश हुआ। माय लॉर्ड, ये सब मेरी बहनों की साजिश है। मां मेरे पास रहती थी, मैंने कभी कोई तकलीफ नहीं दी। ये चारों चाहती है कि मां की पेंशन उनके पास आए, इसलिए झूठे आरोप लगा रही है। और केयर टेकर ने जो कहा वो भी प्रेशर में है। जज ने उसे गौर से देखा और कहा, आप एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि अपने कर्तव्यों को निभाएं, न कि उन्हें दबाकर परिवार को तोड़ें। अब बारी थी शारदा देवी की बेटियों की। साक्षी ने कहा, जब मां को हमने अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने कहा भूख से कमजोरी, सर पर हल्की चोट और मनोवैज्ञानिक दबाव। क्या यह सब झूठ है? नेहा ने कहा, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो मां के बैंक खाते से बहू के खाते में ट्रांसफर कैसे हुआ? दीप्ति ने कहा, हम कोई पेंशन नहीं चाहते, हमें बस मां की जिंदगी वापस चाहिए। अंकिता ने थप्पड़ की तरह एक फोटो रखी जिसमें शारदा देवी का चेहरा सूजा हुआ था। यह ममता की तस्वीर है, माय लॉर्ड, जो उसके बेटे की दुनिया में अब बोझ बन चुकी है। सुनवाई के कई दिन बीते। गवाह, सबूत, मेडिकल रिपोर्ट्स, बैंक रिकॉर्ड्स, सभी कुछ कोर्ट के सामने थे। फिर वह दिन आया जब हर आंख उम्मीद से न्यायाधीश की ओर देख रही थी। इस न्यायालय का मत है कि डीआईजी प्रवीण वर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग किया, अपनी मां के साथ अमानवीय व्यवहार किया और पेंशन को अवैध रूप से हस्तगत करने का षड्यंत्र रचा। इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। उनकी मां शारदा देवी की पेंशन बहाल की जाती है और बैंक को आदेश दिया जाता है कि भविष्य में पेंशन सिर्फ शारदा देवी के स्वयं के हस्ताक्षर पर जारी हो। शारदा देवी को अपनी बेटियों के साथ रहने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। केयर टेकर के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए जाते हैं। शारदा देवी कोर्ट के बाहर निकली तो उन्होंने आसमान की ओर देखा। चारों बेटियां उनके पास थीं। उनके आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन के आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे। वो आंसू थे एक मां के जो खुद को फिर से इंसान महसूस कर रही थी, जिसकी ममता को न्याय मिल चुका था। दिल्ली के वही घर जहां एक दिन पुलिस आई थी उन्हें ले जाने, अब वही घर फिर से ममता का मंदिर बन गया। बेटियां अब और भी सजग थीं। मां की दवाइयां, मनपसंद खाना और हर दिन का ख्याल सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। दिल्ली का वो छोटा सा घर जिसके एक कमरे में बैठी थी, चारों बेटियों के साये में, जैसे एक पेड़ जिसकी शाखाएं सर्दी, गर्मी, आंधियों में भी उसे ढककर रखती हैं। कुर्सी पर बैठी हुई वो बुजुर्ग मां, कमजोर आंखें, झुकी हुई कमर, लेकिन चेहरे पर एक संतोष की हल्की परछाई। पर यह संतोष अधूरा था। उस दिल के किसी कोने में अब भी एक बेटे की कमी चुभती थी। वो बेटा जिसकी मासूम उंगलियां कभी उनके आंचल से खेलती थी, आज वही बेटा था जो उन्हें झूठी, ड्रामा करने वाली और लालची औरत कह चुका था। दिन सोमवार था।
बरसात के बाद धूप कुछ ज्यादा तेज थी। शारदा देवी बालकनी में बैठी थी। उनकी आंखें बिना पलक झपकाए शून्य में देख रही थीं, जैसे कुछ खोज रही हो। उसी वक्त नीचे एक कार आकर रुकी। बेटी ने झांका, मम्मी, बाहर कोई आया है, जीप जैसी गाड़ी है। शारदा देवी ने कुछ कहा नहीं, बस एक सिहरन सी उनके भीतर दौड़ गई। और सामने खड़ा था उनका बेटा। अब डीआईजी नहीं, सिर्फ एक अपराध बोध से टूटा बेटा। जब बेटे ने मां की आंखों में झांका कर देखा, मां, वो शब्द जैसे कांपते हुए होंठों से निकला। शारदा देवी कुछ पल तक उसे देखती रही। उस नजर में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठहरी हुई पीड़ा थी। तू आ गया, उन्होंने धीरे से कहा। मैं माफी मांगने आया हूं। उसकी आवाज टूटती चली गई, जैसे हर शब्द उसके गले में कांटे बनकर अटक रहा हो। मैंने आपको नहीं समझा मां, मैं बहू की बातों में आ गया। मैंने पेंशन को पैसे समझा, ममता को बोझ। जब आप चली गई तो घर तो रह गया, लेकिन मां नहीं रही और घर घर नहीं रहा। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा, पर उस स्पर्श में कोई दुलार नहीं था, बस एक कर्तव्य था। जैसे कह रही हो, तू मेरा बेटा है, इसलिए तुझे माफ किया, लेकिन तू अब वो नहीं जिसे मैंने आंचल में पालकर बड़ा किया था। बेटियां पास खड़ी थी, सबकी आंखों में आंसू थे, किसी के गुस्से के, किसी के दुख के और किसी के अतीत को याद करके। प्रवीण घुटनों के बल बैठ गया। मां, मुझे घर वापस ले चलो। शारदा देवी की आंखों से एक आंसू टपका। शायद अंतिम भाव ने कहा, मेरा घर अब वही है जहां मेरी बेटियां हैं। तूने जिस घर को मुझे जेल बना दिया था, वह अब घर नहीं रहा। अब तुझे भी वही करना होगा। जहां पश्चाताप की आग हो, वहीं जलना होगा, क्योंकि ममता माफ कर सकती है, पर वो सब कुछ भूल नहीं सकती। प्रवीण बाहर निकल आया। चारों तरफ शांति थी, पर उसके भीतर तूफान। वो गाड़ी में बैठा, पर दिल में ऐसा बोझ था जो न ट्रांसफर से मिट सकता था, न पद से, न सम्मान से। आज वो सिर्फ एक नाम था, एक नाम जिसे उसकी मां ने अपने सारे आंसुओं से मिटा दिया था। अब वो बगीचे में जाती थी, बच्चों को कहानियां सुनाती थी, और सबसे बड़ी बात, अब वो फिर से मां। उनकी मुस्कान लौट आई थी, पर उनकी आंखों में हमेशा एक कोना ऐसा रहता था जहां कभी प्रवीण की मासूमियत हुआ करती थी। अगर इस दिल को छू जाने वाली कहानी ने आपके जेहन में एक ठेस पैदा की हो, अगर आपने भी कभी मां की चुप आंखों में दर्द को महसूस किया हो, तो इस कहानी को जरूर आगे तक पहुंचाएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपकी मां आपके लिए क्या मायने रखती है, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही भावनात्मक और सच्ची कहानियां आप तक बार बार आती रहें। क्योंकि कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी कभी ये जिंदगी का आईना होती है।